नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हुई जेल विकास बोर्ड बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी जेलों में वन जेल वन प्रोडक्ट मॉडल लागू किया जाए और बंदियों के कौशल विकास के लिए लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं। उन्होंने ITI के जरिए विभिन्न ट्रेड की ट्रेनिंग शुरू करने और जेलों में बने उत्पादों का उपयोग सरकारी ऑफिस में जरूर करने को कहा है। बैठक में सितारगंज, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी और रुड़की जेल में लॉन्ड्री मशीन लगाने का फैसला लिया गया। देहरादून और हरिद्वार जेलों में मिले अच्छे नतीजों का हवाला देते हुए सीएम ने मेडिकल फैसिलिटी भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सितारगंज ओपन जेल में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र, साथ ही सितारगंज और हरिद्वार जेलों में मशरूम फार्मिंग को मंजूरी दी गई है। बेकरी यूनिटों से 4 जेलों में करीब 12 लाख रुपए, जबकि सितारगंज खुली जेल की गौशाला से 10 लाख रुपए की आय हुई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की है। पौड़ी के DFO अभिमन्यु सिंह को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में सीएम धामी ने वन विभाग की समीक्षा की और इस दौरान वन्यजीव हमलों को रोकने में नाकाम रहने पर पौड़ी DFO पर कार्रवाई की गई। साथ ही सीएम ने धामी ने सख्त आदेश दिया है। घटना के 30 मिनट के अंदर वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित DFO और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही सीएम धामी ने प्रभावितों को तत्काल मुआवजा देने का भी आदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है वहां पर स्कूली बच्चों को वन विभाग एस्कॉर्ट मुहैया कराएं। इसके अलावा सीएम धामी ने वन विभाग को 2 हफ्ते में नई नीति बनाकर लाने को कहा है। इन समस्याओं के निजात के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं कि उस पर हम इसमें चर्चा करें। चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन था उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। पौड़ी के गजल्ट गांव में पिछले कई दिनों से सक्रिय गुलदार के आतंक से आखिरकार ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। बुधवार देर रात प्रसिद्ध प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल और वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को मार गिराया। आपको बता दें कि गजल्ट गांव में 45 साल के पुजारी राजेंद्र नौटियार को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद लगातार क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां नजर आ रही थी और कई पालतू पशुओं पर भी हमले हुए। ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करते हुए प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल को क्षेत्र में लगाया गया। देर रात उन्होंने सक्रिय गुलदार को ट्रैक कर शूट कर दिया। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो लंबे समय से यहाँ पे थी और कैमरा ट्रैप वगैरह लगा के उसकी सारी लोकेशन उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी और सबका ये सहयोग से उसको जो है कल मादा जो गुलदार थी घटनास्थल पे जो मौजूद थी उसे मार दिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने सोलर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। जल संस्थान सोलर पंपिंग योजना के तहत निचले जल स्रोतों से पानी को ऊंचाई वाले गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। दिन के समय सोलर ऊर्जा से पानी टैंकों में पंप किया जाएगा और पाइपलाइन से घर घर सप्लाई होगी। बिजली की कमी और महंगे खर्च से जूझ रहे इन इलाकों में सोलर पंप बिना बाधा काम करेंगे। इससे उन गांवों को राहत मिलेगी जहां महिलाएं अब भी दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। जल्द कई क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। उन नौले धारों को ठीक करके उनकी साफ सफाई करके उस पानी को एकत्र करके हम सोलर और बिजली का जो पंप्स हैं उनसे हम अपने जो टैंक्स बने हुए हैं, जलाशय बने हुए हैं जो ऊंचाई पर, वहां फेंक करके उसकी जो अभाव था उसको प्रतिपूर्ति करने का काम कर सकते हैं। तो वो हमने सोच करके किया है कई स्थानों पर। देहरादून नगर निगम में कागजों का ऐसा खेल सामने आया जिसमें सड़क फाइलों में बन गई।
और जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आई। मजे की बात यह है कि 20 लाख रुपए की सड़क का पूरा भुगतान भी हो चुका है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है राजधानी देहरादून का वार्ड 41 इंदिरापुरम। राज इनक्लेव में करीब 300 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कागजों में पूरा दिखा दिया गया। लागत रही 20 लाख रुपए। फाइलों में खुदाई से लेकर डामरीकरण तक सब काम पूरा दिखाया दिया गया और फिर भुगतान भी क्लियर हो गया। लेकिन हकीकत में ये सड़क बनी ही नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पैच लगाया गया, वो भी तब जब चुनाव आचार संहिता लागू थी। पेमेंट इन्होंने बैकडेट करके दिखाया है। 22 नवंबर को पेमेंट एमबी की गई है और जबकि सड़क बनी है यहाँ पे 10 जनवरी को, वो भी अधूरी बिना तोड़े। कितने का बजट था सर? ये बजट 20 लाख का इन्होंने पेमेंट किया है, जो आरटीआई से हमें प्राप्त हुआ है और उसकी सूचना हमने दे दी है आगे। हमारे बनी नहीं, देख लो आप, यहाँ से आधी बनी है और हमारे को प्रॉमिस किया था कि 1 महीने में आपकी बन जाएगी और वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रॉमिस किया था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप इधर देखो, सारी सड़क टूटी पड़ी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हुए हैं। यानी कागजों में बन गई है अब। हाँ जी, कागजों में बन गई है। हमारे को तो ये बोर्ड लगा, बोर्ड से पता चला कि ये बोर्ड स्टार्टिंग से लास्ट तक बन चुकी है और बोर्ड भी रात में कब लगा दिया किसी को आइडिया ही नहीं है। पुरानी सड़क जस की तस, न मशीनें आई, न मजदूर और न ही किसी कार्य की रिकॉर्डिंग। वहीं अब मामले में नगर आयुक्त ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। एक पूर्व बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कि सड़क बनाई जानी थी वार्ड 41 में, और इसको अन्यत्र जगह बना करके इसको संशोधित कर दिया गया कार्य योजना को बिना किसी औपचारिक कार्यादेश के। तो इस विषय में जांच की जा रही है कि किनके निर्देश पर इस कार्य योजना में परिवर्तन किया गया और इसका एक जो औपचारिक प्रक्रिया है वो क्यों नहीं इसमें इसका पालन किया गया, और इस विषय में भी जांच की जा रही है कि किस प्रकार से इसमें भुगतान हुआ। कागजों पर सड़क चमकदार, जमीन पर हालत बदहाल। 20 लाख का खेल साफ है, काम गायब, हिसाब गायब, जिम्मेदारी गायब। बड़ा सवाल ये कि देहरादून में सड़कें जनता के लिए बनेंगी या सिर्फ फाइलों में सिस्टम को चमकाने के लिए। उत्तराखंड में कागजों का बड़ा खेल है। 20 लाख की सड़क कागजों पे तैयार हो जाती है, जिसका खुलासा भी आरटीआई के कागजों से ही होता है कि कैसे रोड बनी और कहां बनी है। धरातल पे आज भी कुछ भी नहीं। भले ही जांच के एक बार फिर आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन जांच किस ओर मुड़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का कहना है कि जोशीमठ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से यहां पर सुरक्षा के काम नहीं हुए हैं। साथ ही गोदयाल ने कहा कि एलंग मारवाड़ी बाईपास से जोशीमठ की आर्थिकी पर असर पड़ेगा और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। 2.5 साल के बाद भी जोशीमठ में जो सुरक्षात्मक कार्य होने थे वो नहीं हुए हैं, ये बात आपकी सच है। और इसके साथ साथ उस समय आपको याद होगा जब जोशीमठ के लिए बाईपास बन रहा था, उस बाईपास के बाद हमने एक बात और कही थी सरकार से कि सरकार ये बताए कि अगर जोशीमठ में जैसे बाईपास बन रहा है तो इस जोशीमठ का भविष्य आगे क्या होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जोशीमठ के बचाव के कार्य और जोशीमठ बाईपास बनने के बाद वहां पर उत्पन्न आजीविका का जो संकट है, जो व्यवसायियों का संकट आसन सामने खड़ा है, हम उसके लिए चिंतित हैं। हरिद्वार में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर एआरटीओ ने निरीक्षण किया। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से सभी जगहों पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर को लेकर मिल रही शिकायतों पर एआरटीओ को निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद हरिद्वार के एआरटीओ निखिल शर्मा ने बहादुराबाद स्थित फिटनेस सेंटर पर पहुंचकर कई वाहनों की जांच कराई। एआरटीओ ने इससे पहले भी की गई निरीक्षण की कार्रवाई पर फिटनेस सेंटर संचालकों से अपडेट रिपोर्ट ली। एआरटीओ की मौजूदगी में हुई वाहनों की जांच संतोषजनक पाई गई। नैनीताल में वन विभाग ने बर्ड सर्वे शुरू कर दिया है। 4 दिनों में नैनीताल वन प्रभाग के अलग अलग रेंज में विशेषज्ञ पक्षियों की गणना करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। देश भर से आए इन पक्षी विशेषज्ञों को बताया गया है कि कैसे पक्षियों को लिस्ट करना है
अब ये सभी लोग 14 दिसंबर तक नैनीताल के नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन के साथ सातताल, मुक्तेश्वर और कैचीधाम समेत अन्य इलाकों में पक्षियों की गणना करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि यहां पाई जाने वाली 250 से ज्यादा पक्षी प्रजाति में से कई विलुप्ति की कगार पर भी हैं और उन पर भी फोकस वन विभाग ने किया है। जो ये ई बर्ड का एक मेथड होता है जिसको यूज़ करेंगे ये लोग, पर्पस इस सर्वे का यही रहता है कि आज के टाइम पे क्या क्या बर्ड्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा ये है कि आज से पहले भी एनुअल बर्ड सर्वेज हुए हैं, तो जब ये सर्वे हो जाएगा तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई थी, आज के सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई हैं, तो एक कंपैरेटिव डेटाबेस बन जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। ट्रेंड शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में परीक्षार्थियों की संख्या लगभग स्थिर है, लेकिन पिछले कुछ सालों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। 2021 में 2,69,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 2022 में ये संख्या घटकर 2,69,000 रह गई। 2023 में मामूली बढ़त के साथ 2,51,000 छात्र शामिल हुए, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 2,04,000 हो गया। 2025 में 2,16,000 छात्र परीक्षा में बैठे और 2026 के लिए आवेदन सिर्फ 2,16,000 ही मिले हैं। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि मैदानी जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार में छात्र संख्या बढ़ रही है, जबकि पहाड़ी इलाके में ये लगातार घट रही है। साल तो हाई स्कूल में हमारी जो छात्र संख्या है वो विगत वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई है। इंटरमीडिएट में हमारी छात्र संख्या में 2,714 के करीबन अभी गिरावट देखी जा रही है। शिक्षक भी इस ट्रेंड को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि इसका बड़ा कारण पलायन हो सकता है। साथ ही अभिभावकों का झुकाव प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। लोग सरकारी स्कूलों की बजाय बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है। पलायन भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि बड़ी संख्या में परिवार शिफ्ट हो रहे हैं पहाड़ों से और दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और दूसरी बात है कि सरकारी स्कूलों की जिस स्थिति को बेहतर होना चाहिए था वो स्थिति उसकी नहीं हो पा रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रदेश में सरकारी शिक्षा से अभिभावकों और छात्रों का मोह भंग होना चिंताजनक है। ऐसे में सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य की पीढ़ी तैयार करने वाले इस महकमे का भी भविष्य सुरक्षित रह सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। गढ़वाल लोकसभा में 13 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि 13 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल महोत्सव के लिए 13,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस महोत्सव में फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के साथ ही पहली बार पिट्ठू खेल का भी आयोजन होगा। गढ़वाल लोकसभा के अलग अलग हिस्सों में ये खेल आयोजित होंगे। सांसद बलूनी का कहना है कि इससे जो भी प्रतिभाएं निकलेंगी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मदद की जाएगी। गढ़वाल लोकसभा में आने वाली 13 तारीख को जो सांसद खेल महोत्सव उसका उद्घाटन होने वाला है और ये बड़े गर्व की बात है कि खेलों का उद्घाटन करने देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पौड़ी आ रहे हैं परसों। हम लोग पूरा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की एंट्रीज आई है। गढ़वाल लोकसभा में 13,000 से अधिक हमारे युवाओं ने खेलों के लिए भागीदारी के लिए आवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 तारीख से 25 तारीख तक पूरे गढ़वाल लोकसभा के खेल होंगे और इसमें फुटबॉल होगा, इसमें बैडमिंटन होगा, इसमें कबड्डी होगा, इसमें पिट्ठू भी हमने वहां पर स्थानीय स्तर पर रखा है। और जो प्रतिभाएं निकलेंगी, जो प्रतिभाएं ऐसा लगता है कि खेलों में आगे जा सकती है, हम तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको चिन्हित भी करेंगे
उनको देश की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, वो देश में विदेशों में गढ़वाल लोकसभा का नाम रोशन कर सके, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चमोली से खबर। यहां पर देवाल इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की ही मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए मोपाटा गांव पहुंचे थे और इसी दौरान अनियंत्रित होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार करीब 500 मीटर नीचे खाई में गिरी और हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और कार की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार सवारों की क्या हालत हुई होगी। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां अकोलकांडा में एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी यशोद मेहरा ने सीजेएम कोर्ट नैनीताल में सरेंडर किया है। शनिवार को यशोद मेहरा ने एसटीएफ पर अकोलकांडा इलाके में फायरिंग की थी, जिसमें गोली लगने से एसटीएफ जवान और मुखबिर घायल हो गए थे। शनिवार से ही आरोपी की तलाश में एसटीएफ की टीम दबिश दे रही थी और अब आरोपी यशोद मेहरा ने सरेंडर कर दिया है।